ये हैं जेनसेन हुआंग, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एनवीडिया के सीईओ। अरे ये तो बताओ कि ये एनवीडिया है कितनी बड़ी कंपनी? बहुत बड़ी। कनाडा, यूके, जापान और इंडिया की पूरी इकोनॉमी से भी बड़ी। पिछले 3 सालों में एनवीडिया का स्टॉक $20 से बढ़कर तकरीबन $200 पर पहुंच चुका है। That's 10x रिटर्न इन 3 years। लेकिन एनवीडिया के ये रिटर्न्स तो कुछ भी नहीं। इनसे मिलिए, ये हैं जुबैर भाई। इन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम से जून 2023 में एनबीपी के 1 लाख शेयर्स खरीदे थे। उस वक्त शेयर की कीमत 20 रुपये थी। जानते हैं आज एनबीपी का शेयर कितने का है? 275 रुपये। दैट्स 14 टाइम्स इन लेस देन 3 years। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 3 सालों से स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वैसे तो हर सेक्टर में ही ग्रोथ आई है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर की 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है। लेट मी शो यू। यूबीएल 10x, मिजान बैंक 7x, अस्करी बैंक 10x, बैंक ऑफ पंजाब 12x। 3 सालों में 100 इंडेक्स में जो ग्रोथ आई है, इसके आधे पॉइंट्स इन्हीं बैंक से आए हैं। लेकिन अगर आप रफ्तार के व्यूअर हैं तो यकीनन आप एक क्रिटिकल थिंकिंग माइंड रखते होंगे और सोच रहे होंगे कि एनवीडिया की ग्रोथ तो समझ में आती है, क्योंकि पिछले 3 सालों में एआई टूल्स हैव टेकन ओवर द वर्ल्ड। स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर कॉल सेंटर्स तक और मूवीज से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक तमाम चीजें एआई इस्तेमाल कर रही हैं। चैट जीपीटी, मिड जर्नी, जेमिनाई, क्लॉट, ग्रॉक, रोज एक नया आइटम मार्केट में आ रहा है। लेकिन गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई हो या मेटा, टेस्ला हो या अमेजॉन, सबके डेटा सेंटर्स में एक ही दिल धड़क रहा है, एनवीडिया। क्योंकि ये तमाम प्लेटफॉर्म्स डेटा प्रोसेसिंग के लिए एनवीडिया की चिप्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी बैंक्स के स्टॉक्स क्यों इतने बढ़ रहे हैं, स्पेशली जब पाकिस्तानी इकोनॉमी तारीख के बदतरीन साइकिल से गुजर रही है? देखें भाई, हम तो ये हमेशा कहते हैं, फॉलो दी मनी, पैसे का रास्ता समझो, दुनिया के बड़े बड़े राज समझ आ जाएंगे। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे। आपको बताएंगे कि एक सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी का सिर्फ 2 से 3% है, वो स्टॉक मार्केट पर क्यों और कैसे छाया हुआ है, और क्या वजह है कि मोइन कुरैशी और शौकत अजीज़ से लेकर शौकत तरीन और मोहम्मद औरंगज़ेब तक हुकूमत किसी भी पार्टी की हो, ख़जाना हमेशा किसी बैंकर के हाथ में रहता है। हम डेटा और एविडेंस के साथ एनालाइज करेंगे कि कहीं ये बैंक्स रॉन्ग नंबर तो नहीं। शायद इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान आपके जहन में ये सवाल आए कि भाई बैंक्स तो 78 सालों से काम कर रहे हैं, इतने लोगों को रोज़गार देते हैं, हमारे पैसों को संभाल कर रखते हैं, ये आप कहाँ से आ गए बैंक्स पर सवाल उठाने वाले? आपसे पहले ये सवाल किसी ने क्यों नहीं उठाया? इसका तो जवाब शाहजी बहुत साल पहले दे चुके हैं। Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. I mean, they control media. लेकिन हम इन बड़ी बड़ी कंपनीज से कंट्रोल नहीं होते, क्योंकि हमारी फंडिंग इनके बजाय आपकी व्यूअरशिप और सब्सक्रिप्शन से आती है। वैसे आपसे एक सवाल है, और वो ये कि आप प्लम्बर, मैकेनिक, मिस्त्री, टेलर जैसी सर्विसेज के लिए तो खुशी खुशी पैसे खर्च करते हैं, लेकिन सच क्यों फ्री में सुनना और देखना चाहते हैं? याद रखें, सच की एक कीमत होती है, और पाकिस्तान में तो सच बहुत ही महंगा है। रफ्तार से अच्छी तरह ये कौन जानता है? सो प्लीज़ सपोर्ट आवर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड जॉइन आवर कम्युनिटी ऑन पेट्रियन। बैंक्स क्या करते हैं, ये जानने से पहले ज़रा बैंक्स कौन हैं पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तान में 3 तरह के बैंक्स होते हैं। नंबर 1 कमर्शियल, नंबर 2 डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या DFIs, और नंबर 3 माइक्रो फाइनेंस बैंक्स। इस डॉक्यूमेंट्री में हम अपना फोकस कमरे में मौजूद हाथी यानी कमर्शियल बैंक्स पर रखेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में 28 कमर्शियल बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं, और इन बैंकों के पास पाकिस्तानी अवाम के 37 ट्रिलियन रुपीज़ के डिपॉजिट्स हैं, जो करीब 120 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। इन डिपॉजिट्स का तकरीबन 50% 3 बड़े बैंक्स HBL, नेशनल बैंक और यूनाइटेड बैंक के पास है, जबकि शरिया कॉम्प्लाइंट मिजान बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स का 10% है। अब ये बड़े बड़े बैंक्स हैं किसके? ये बहुत क्रिटिकल सवाल है। सबसे बड़ा बैंक है HBL, और यह आगा खान फाउंडेशन की मिल्कियत है। नेशनल बैंक हुकूमत पाकिस्तान का है। UBL का कंट्रोल UK के बेस्ट पे ग्रुप के पास है। मिजान के 65% शेयर्स कुवैती कंपनीज के पास हैं। बैंक अल हबीब कराची के दाऊद हबीब ग्रुप की मिल्कियत है। बैंक अल फलाह अबू धाबी ग्रुप का है। MCB मियां मंशा साहब का है।
फैसल बैंक बहरीन के अथमार बैंक की मिल्कियत है। हबीब मेट्रोपॉलिटन का मालिक स्विट्जरलैंड का हबीब बैंक एजी ज़्यूरिख है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बरतानवी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की सब्सिडियरी है। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए ये नहीं जानते कि अस्करी बैंक किसका है तो फिर प्लीज़ रफ्तार बंद कर दें और कोकोमेलन देखिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बैंक्स करते क्या हैं? ये पैसों की लेन देन की एक दुकान है, यानी जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो अपने पैसे बैंक्स को देते हैं और ये बैंक्स ये पैसे उन लोगों को देते हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। इस लेन देन के बीच अपना कमीशन रखकर ये बैंक्स पैसे कमाते हैं। वैसे तो ये काम लोग आपस में खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कोई पैसे लेकर भाग जाए, कोई डाका पड़ जाए, ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है और इसके लिए हमेशा किसी काबिल एतबार शख्स या इदारे की ज़रूरत होती है। आजकल तो ये काम बैंक्स कर रहे हैं, लेकिन 1000 साल पहले ये जिम्मेदारी मजहबी पेशवाओं की होती थी। दरअसल कदीम ज़माने में मंदिर और इबादत गाहें मजहबी तक़द्दुस और खुदा खौफी की वजह से महफूज मुकामात समझे जाते थे और इन पर हाथ डालना ख़तरनाक समझा जाता था। लेकिन वक्त के साथ ये इबादत गाहें कर्ज देने लगीं, सूद वसूल करने लगीं, तिजारत को फाइनेंस करने लगीं और हत्ता के बादशाहों को भी कर्ज देने लगीं। यानी अमली तौर पर इबादत गाहें दुनिया के पहले बैंक्स बन गए। अब समझ आया हमारे गजनवी भाई बार बार सोमनाथ क्यों पहुंच जाते थे। खैर, बैक टू द फ्यूचर। बैंक्स में रखे ये 120 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के तकरीबन 9 करोड़ अफराद की मिल्कियत है। पाकिस्तान के 35% एडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट्स हैं, जो हमारे रीजन में सबसे कम है। इंडिया में तकरीबन 90% एडल्ट्स के पास अकाउंट्स हैं। श्रीलंका में ये नंबर 82 और इवन बांग्लादेश के भी 43% एडल्ट्स के पास अकाउंट्स हैं। पिछले चंद सालों में स्टेट बैंक ने इस इशू पर बहुत काम किया, स्पेशली डिजिटल अकाउंट्स की वजह से इस नंबर में बहुत बेहतरी भी आई। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में फिजिकल अकाउंट्स खोलना आसान नहीं। इस मुल्क में इट्स ईजियर टू बाय स्मगल्ड गोल्ड देन टू ओपन अ बैंक अकाउंट। आप अभी फ़ोन करेंगे ना, आपको बोलेंगे अभी सोने का क्या रेट चल रहा है, इतने का फलाना लाख का तोला है, यानी यार मुझे 1 तोला भिजवा दो, आएगा कैश देगा, सलाम भी करेगा, चला जाएगा, ठीक है। आप बोला बैंक अकाउंट खोल लेना, ये तो मुश्किल काम है। आप अभी चले जाएं नीचे, यहाँ पे 4 बैंक हैं आपके, यहाँ पे आप चले जाएं, यहाँ पे अकाउंट खुलवा लें जाके, कोई नहीं खोलेगा आपका। बोले कौन हो भाई, क्यों आए हो? और अगर आप खातून हैं तो और सत्यानाश है ज़िंदगी में। फिर तो बोले भाई आप खुद तो आगे, शौहर किधर है? शौहर नहीं तो वालिद साहब होंगे, कोई तो होगा यार जिसकी तनख्वाह होगी, हम आपके उसको नहीं मानते। अब दूसरा अहम सवाल ये है कि बैंक्स ये पैसे देते किसे हैं? पिछले साल हमें फाइनेंसिंग की बड़ी ज़रूरत फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमारे ऑडिटेड रिकॉर्ड्स हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं कि हम लोग जो वो फाइनेंसिंग है उसको बियर कर सकते हैं और पे बैक कर सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने कहा कि आपकी कितनी अच्छी कंपनी हो, चाहे कितनी अच्छे रिकॉर्ड्स क्यों ना हो, आपको 10 मिलियन से ऊपर फाइनेंसिंग नहीं मिल सकती विदाउट कोलैटरल इन रियल इस्टेट। जब मैंने इनका ये क्राइटेरिया सुना तो फिर पता चला कि नहीं, यहाँ पर जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो भी दे आर नॉट इंसेंटिवाइज्ड इनफ टू फाइनेंस दी स्मॉलर कंपनीज, नो मैटर हाउ गुड देयर स्टैंडिंग इज, नो मैटर देयर ट्रैक रिकॉर्ड। साथ सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर का कर्जा मुल्क के जीडीपी के 10% से भी कम है। फिलीपींस में ये नंबर 50%, बांग्लादेश में 35% है और मिस्र जैसे मुल्क में भी ये रेशो 26% है। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तानी बैंक्स का एडवांस टू डिपॉजिट रेशो यानी ADR सिर्फ 35% है। ये एक यूनिक टू पाकिस्तान है एंड एसेंशियली बैंक्स का जो फंक्शन होता है दैट इज़ टू प्रोवाइड लेंडिंग टू इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स, बिजनेसेस इन ऑर्डर टू ग्रो द इकोनॉमी। प्राइवेट बिजनेसेस और गवर्नमेंट का जो डिपॉजिट रेशियो है, ठीक है, नॉर्मली दैट वाज अराउंड 70% रफली, बॉल पार्क बता रहा हूँ, इन 2003-2004 इट इज़ नाउ एट 30%, विच मीन्स कि सरकार के बैंक में डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, प्राइवेट बिजनेसेस के बैंक में कम हो रहे हैं। आम लोगों को लोन देना ये इस करंट बैंकिंग सिस्टम का हदफ है ही नहीं मेरे ख्याल से। ये जो फोकस्ड है ना, ये जिसे आप कहते हैं ना एलीट, जिसका हम हर वक्त रोना रोते हैं, ये एलीट कैप्चर जो इसकी बात करते हैं, ये बेसिकली सारा बैंकिंग सिस्टम हमेशा से वहीं फोकस था और अभी वहीं पे फोकस्ड है। यानी बैंक्स हर 100 रुपए के डिपॉजिट में से सिर्फ 35 रुपए प्राइवेट सेक्टर को देते हैं, जिसमें घर, गाड़ी, क्रेडिट कार्ड्स और बिजनेस लोन्स वगैरह सब शामिल हैं। यानी जो पैसे मैंने और आपने बैंक्स में जमा करवाए हैं उसका सिर्फ 35% हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे बाकी पैसे कहाँ जाते हैं। यहाँ जो पैसा हम अकाउंट्स में रखते हैं
बैंक्स प्रैक्टिकली वो सारा पैसा हुकूमत को कर्ज की सूरत में दे देते हैं। इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो यानी IDR यही इंडिकेट करता है, जो जून 2025 में 100% तक पहुंच गया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। IMF कहता है कि गरीब ममालिक में जब भी हुकूमती कर्ज 35% से ऊपर जाते हैं तो इस मुल्क की तरक्की की रफ्तार रुकने लगती है। वो इसलिए कि हुकूमतें इस पैसे को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करने के बजाय अपनी शाह खर्चियों में इस्तेमाल करती हैं, और चूंकि हुकूमतें एक बड़ा और महफूज क्लाइंट होती हैं तो बैंक्स अपनी सारी तवज्जो इन्हीं पर रखते हैं। क्या ज़रूरत है 1 लाख लोगों को 50-50 लाख के हाउसिंग लोन देने की, जब वो एक ही बड़े क्लाइंट यानी हुकूमत को एक साथ 500 अरब रुपए दिए जा सकते हैं। इस तरह भाग दौड़ भी कम होती है और हुकूमत को पैसे देने में रिस्क तो तकरीबन ज़ीरो होता है। कुछ नहीं होगा तो नोट छाप के वापस कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें सारा कसूर बैंक्स का है? 2008 में जो हुकूमत पाकिस्तान की नीड्स थी उसका 24% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर से लिया था, जो फिस्कल जो डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए। वो जो 24% था 2008 में, आज कोई 85-86% जो हुकूमत पाकिस्तान के फिस्कल नीड्स हैं वो बैंकों की बैलेंस शीट से लेते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ में या पाकिस्तान की इकॉनमी में इस वक्त लीगल पोजीशन ऐसी है कि बैंक्स जो हैं वो डरते हैं इस खौफ से कि अगर लेट्स से हम मॉर्गेज करते हैं, मॉर्गेज में डिफ़ॉल्ट हो जाता है। एक तरक्की याफ्ता मुल्कों में या जहाँ मॉर्गेज बहुत ज़्यादा है उसमें it doesn't take too long for banks to go to the court and get a verdict in front of us और उसको बाद में बेच के किसी और को लोन दे दें। हमारे यहाँ अभी ये फासला हमें तय करना है। इस पूरी डील में बैंक्स और हुकूमत तो सेफ हो जाते हैं, लेकिन इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि इकॉनमी हुकूमत और बैंकों से नहीं बिजनेसेस से चलती है, और लिक्विडिटी या कैश फ्लोस किसी भी बिजनेस में खून की हैसियत रखते हैं। अगर जिस्म में खून की कमी हो तो फिर वो शदीद कमज़ोरी, थकन और दर्द का शिकार रहता है। यही हाल हमारे प्राइवेट सेक्टर का है। किसी ने ठीक कहा था कि जहाज़ों के लिए सबसे महफूज जगह एयरपोर्ट्स और हैंगर्स होते हैं, लेकिन जहाज़ हैंगर्स में खड़े करने के लिए नहीं बनाए जाते। यही मामला कुछ बैंक्स का भी है। हुकूमत और बैंकों में से ज़्यादा कसूर किसका है? इसका भी कोई सिंपल जवाब नहीं, क्योंकि पिछले 25 सालों में से आधे से ज़्यादा वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्हीं बैंकर्स के हाथों में रही है। जानते हैं इसी पीरियड में इंडिया में कितने बैंकर्स फाइनेंस मिनिस्टर्स बने? 0। हुकूमत पाकिस्तान इस तरह करती है कि ख़र्चा कर लेती है 18-19 हज़ार अरब रुपया, आमदन जो है वो 6 हज़ार अरब रुपया, तो बाकी कर्ज देना पड़ता है। तो ये तो उल्टी गंगा बह रही है ना। ये तो घर वाले भी इस तरह नहीं करते, सनतें भी इस तरह नहीं करती, कोई कारोबार भी इस तरह नहीं करता, और अच्छी चलने वाले मुल्क भी इस तरह नहीं करते। हम इस तरह कर रहे हैं। एक ज़माने में आपको कर्ज मिल जाता था, अब लोग कर्ज दे दे के थक गए, तो अब कर्ज भी नहीं मिल रहा है, इसलिए आप बार बार डिफ़ॉल्ट की नहज पे आ जाते हैं, ख़ासतौर पर फॉरेन करेंसी का कर्ज। तीसरा सवाल, हाउ डू दे मेक मनी? बैंक्स बिल्कुल वैसे ही पैसे कमाते हैं जैसे कोई दूसरा ब्रोकर बनाता है, बायर और सेलर को मिलवाकर बीच में अपना कमीशन। बैंकिंग की दुनिया में इस कमीशन को स्प्रेड कहा जाता है। इब्राहिम, मुझे ये 1000 रुपये इन्वेस्ट करने, तो मुझे इस पे साल पे कितना प्रॉफिट दोगे? यार जुल्फी भाई, 1000 रुपये के ऊपर मैं आपको सालाना 80 रुपये मुनाफा दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। ठीक है इब्राहिम भाई, 1000 रुपये कर्ज की ज़रूरत है, मिल जाएंगे? उसाम भाई, कर्ज तो आपको दे देंगे, लेकिन जब आप वापस करेंगे तो ये 1000 रुपये आपने मुझे 130 रुपये ऊपर अदा करना है, यानी आप मुझे 1130 रुपये लौटाएंगे। चलें, ठीक है। वैसे तो दुनिया भर के सारे बैंक्स की तकरीबन 90% इनकम इसी कमीशन से बनती है, लेकिन पाकिस्तानी बैंक्स ने तो अन्नी पाई हुई है। आजकल ये कमीशन 4% के आसपास है, लेकिन 2023 में तो ये कमीशन 8% तक पहुंच गया था। यही वजह है कि 5 सालों में बैंकों का मुनाफा डबल हो चुका है। आप अभी कहीं भी जो लेंदर से बोले सेविंग अकाउंट खोलना है, अब तो खैर फिर भी खोल दें, पहले कहने सेविंग अकाउंट खोल ही नहीं सकता, हमें मना किया गया है। करंट अकाउंट पे कोई कॉस्ट नहीं देता बैंक। अगर सेविंग लेते हैं तो बैंक को कॉस्ट पड़ती है, टर्म डिपॉजिट देते हैं उस पर भी कॉस्ट पड़ती है। बैंक ब्रांचेस हैड टारगेट्स कि जी आपने सेविंग अकाउंट नहीं खोलने, आपने सेविंग से करंट में कन्वर्ट करना है। पैसा तो दबा के बनाया बैंकिंग सेक्टर ने, बट वी पे 53% टैक्स। द रेस्ट ऑफ द बिग बॉयज इन द इंडस्ट्री दे पे 39%। तो हमारा 14% टैक्स ज़्यादा देते हैं हम। वी पे टन्स ऑफ टैक्सेस। सिर्फ हमने पैसा नहीं बनाया हमको, बट जितना बनाया उससे आधे से ज़्यादा तो वापस कर देते हैं। 53% तो टैक्स रेट है, इफेक्टिवली कोई 60% बन जाता है। अगर 100 बनाते हैं हम प्रॉफिट, उसमें से 55% तो हुकूमत को वापस कर देते हैं। शायद हुकूमत भी ये बात अच्छी तरह जानती है कि बैंक्स क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो बैंकों पर सबसे खौफनाक टैक्सेस लगाती है, लेकिन बैंकों के मुनाफे की कीमत फिर भी अदा नहीं होती और नतीजतन इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक तूफान आता है।
बच्चों के दूध और सैनिटरी प्रोडक्ट से लेकर पेट्रोल तक, ये जो सारे टैक्स हैं इसके पीछे बैंक्स हैं। और रही सही कसर डायरेक्ट इनकम टैक्स की सूरत में तनख्वाहदार तबके से पूरी कर ली जाती है। अब बैंक्स के पास हुकूमत की सूरत में एक असली तेवड्डा और रिस्क फ्री गाहक हर वक्त मौजूद था, लेकिन चूंकि इस क्लाइंट की ज़रूरियात रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही थी तो बैंकों को डिपॉजिट्स की ज़रूरत थी, और यही ज़रूरत वजह बनी पाकिस्तान की सड़कों पर शुरू होने वाली एक जंग की। ये कराची है और कराची वालों की सिर्फ एक तफरी है, खाना पीना। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां खाने पीने की दुकानें ना हो, लेकिन एक चीज़ और है जिसकी दुकानें कराची में जंगल की आग की तरह फैल चुकी हैं, और वो हैं बैंक्स। ये कराची के बहादराबाद और तारिक रोड का इलाका है, और इस 1 किलोमीटर रेडियस के इलाके में मीज़ान बैंक की 6 ब्रांचेस खुली हुई हैं, और ये पूरे PECHS में मौजूद बैंक अल हबीब का नेटवर्क है। 2022 से 24 के दरमियान तकरीबन 1,500 नई ब्रांचेस खोली गईं, लेकिन इन 2 सालों में कन्वेंशनल बैंकिंग की ब्रांचेस में इतना भी इजाफा नहीं हुआ जितनी सीटें नून लीग ने 8 फरवरी को ली थी। और नई खुलने वाली तमाम ब्रांचेस इस्लामिक या फिर शरिया कंप्लायंट हैं, और बात यहीं तक रहती तो शायद ठीक था, लेकिन डिपॉजिट्स बढ़ाने की इस जंग में कोलैटरल डैमेज भी होना शुरू हो गया। तमाम ब्रांचेस को बड़े बड़े टारगेट्स दिए जाते हैं। मुलाजमीन बताते हैं कि अक्सर मॉर्निंग कॉल्स में लगता है कि हम काम पर नहीं जंग पर जा रहे हैं। उसके शाम को 5:30-6 बजे वो RMGM जो भी है उसका डायरेक्ट फोन आता है, जी आपने क्या किया, तो आपने सुबह कमिटमेंट की। उसको बहुत बुरी तरह डांट पड़ती है कि यार ये तुमने सुबह कमिटमेंट की है, तुम क्या कर रहे हो, ये करो। बहुत रफ बातें करते हैं साले। तो उसने फोन डायरेक्ट किया कि तुम क्या करोगे, तो मैंने कहा यार मैडम मैं 5 अकाउंट खोल दूंगा। गुड, 10 की कोशिश करो। मैंने कहा मैडम देखता हूँ। शाम को मैं दिन भर भाग के जो अपने सालों का इस्तेमाल करके और ऑलमोस्ट कर दिया। 1 दिन 2 दिन 19-20। अब ये हर रोज नहीं कर सकते हम वही काम। अच्छा रूटीन मैनेजर मीटिंग एक हो गई मैनेजर की, चलो टावर में हो गए चले गए। अब वो मैं आ रहा हूँ ना तो वहां से निकल आया, तो उसकी PA थी GM की, उसकी तो फोन आया, सर कहाँ है आप? तो मैंने कहा कि यार अभी निकला हूँ। मैं KDA पे आ गया था, बफर जोन में ही रहता था। तो मैं उसको इस बारे के जरा वो हो तो कहला नहीं वो बॉस का वो है जो मीटिंग बुलाई है में 9 बजे रात में। मैंने कहा अल्लाह की पनाह साला मैं KDA आ गया हूँ, 10 मिनट में घर पहुंचने वाला। मैं वापस मुड़ के KDA से गया हूँ और उसके बाद हूँ और 9 बजे उसने पागल ने मीटिंग शुरू किया। यकीन मानिए कि 101% वही बातें की हैं जो 1 हफ्ता पहले रूटीन की मीटिंग में हुई थी। कोई नई बात नहीं थी। यही नहीं, ब्रांचेस का ऑफिशियल टाइम तो 9 से 5 तक है, लेकिन ब्रांच स्टाफ सुबह 8:30 बजे से शाम 7 बजे तक काम करता है। बैंक्स के दबाव में आकर स्टेट बैंक ने भी चंद साल पहले हफ्ते वाले दिन भी ब्रांचेस खुली रखने की इजाज़त दे दी। शदीद जहनी दबाव के साथ साथ ब्रांच स्टाफ को एक हफ्ते में कमोबेश 60 से 70 घंटे काम भी करना पड़ता है, और यही स्ट्रेस एम्प्लॉइज़ की ज़िंदगियाँ तबाह कर रहा है। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस रहेगा तो उससे फिर डिप्रेशन और एंजाइटी का फिनोमेना बढ़ेगा, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने का अंदेशा बढ़ जाता है। इसी तरह नींद जो है रात को नहीं आती है, नॉर्मल रूटीन डिस्टर्ब होते हैं, जिसको देखते हुए फर्दर जो है ना फिर फ्यूचर में कार्डियक इवेंट होने का अंदेशा बढ़ जाता है, क्योंकि शरियानों में थोड़ी सोजिश भी बढ़ जाती है। देखा ये गया है कि जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है उनमें आम तौर पे 20 से 40% लोगों को डिप्रेशन या एंजाइटी पाई जाती है, और अगर कोई पहले से एंजाइटी डिप्रेशन का मरीज़ हो तो ये नंबर तकरीबन डबल हो जाता है। ये तो अपने स्टाफ के हालात थे, लेकिन बैंक्स अपने अकाउंट होल्डर्स के साथ भी अक्सर कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो ना सिर्फ गैर अखलाकी बल्कि आउटराइट गैर कानूनी भी होती हैं। ये मीर नासिर हैं, पाकिस्तानी टेक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम। ज़रा इनकी कहानी सुनिए। मैंने 1 साल पहले इस बैंक से हाउसिंग फाइनेंस की सहूलत ली थी। मैंने बैंक से कहा कि मुझे पे ऑफ शीट दे दें ताकि मैं फ़ौरन अपना कर्ज ख़त्म कर सकूं, मगर 10 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। शायद इसलिए कि 10 दिन का किराया तकरीबन 3 लाख बनता था। आखिरकार मुझे इनके हेड ऑफिस से खुद रब्ता करना पड़ा ताकि पे ऑफ शीट मिल सके। जब मैं इस्लामाबाद ब्रांच में जाकर रकम जमा करवाने लगा तो वहाँ किसी को मेरे अकाउंट का, असल रकम का या तरीक़ेकार का कुछ पता ही नहीं था। वो बार बार गलत रकम बताते रहे। हालांकि हेड ऑफिस से 3 दफ़ा ऑफिशियल पे ऑफ शीट आ चुकी थी। लगता था जैसे हेड ऑफिस को भी सही रकम का इल्म नहीं था। 30 मिनट में 3 बार रकम बदल दी गई।
آخر میں انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے کئی زیادہ رقم دینی ہوگی جو آفیشیل پے آف شیٹ پہ لکھی تھی اور جو میں نے سائن بھی کی تھی, اور وہ بھی ایک دن پہلے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروانی ہوگی. یہ رقم میرے بینک ایپ میں دکھائی گئی رقم سے بھی کئی زیادہ تھی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس معاملے کی تحقیقات کرنی چاہیے کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ لگتی ہے. اوپر سے ان کے کال سینٹر سے کبھی رابطہ بھی نہیں ہو پاتا. اگر بینک حکومت کو قرض دے کر اتنا پیسہ نہ کما رہے ہوتے تو شاید وہ عام صارفین کے ساتھ بہتر رویہ رکھتے. مگر میر صاحب اکیلے نہیں ہیں. 2024 میں وفاقی بینکنگ محتسب کو 30,000 شکایات موصول ہوئیں جن کے نتیجے میں 1.6 بلین روپیز بینک سے لے کر کلائنٹس کو واپس کیے گئے, جبکہ 2025 میں شکایات کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی. لیکن پھر بھی آپ کہیں بھی ان کے بارے کوئی ٹاک شوز ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, جس کی وجہ ہم شروع میں ہی بتا چکے ہیں. خیر, زیادہ سے زیادہ منافعوں کی خواہش میں بینکس نے ایک اور اسکیم معاف کیجیے گا اسکیم شروع کیا. بینک انشورنس فنڈامنٹلی کیا چیز ہے؟ اٹس این انشورنس پروڈکٹ وچ از سولڈ تھرو بینکس. اور بے تحاشا لوگ ہیں جو بیچارے سے پھنسے. اس میں ہوتا ہے کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے پہلے سال کمیشن دیا ₹1,00,000, ٹھیک ہے. ₹1,00,000 میں سے کوئی 50% ہوگا, کوئی 40 ہوگا, کوئی 70% ہوگا. اس ویڈیو کے کامنٹ میں بھی کوئی نہ کوئی آ جائے گا بیچنے والا کہ نہیں آپ غلط بول رہے ہیں, ایسا کوئی ڈرامہ آئے گا, ٹھیک ہے. کہ جی 70%, تو لاکھ میں سے 70% جو ہے نا وہ پہلے سال پہ کمیشن نکل جائے گا. وہ انشورنس کمپنی کے پاس چلا جائے گا, وہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا. آپ کے انویسٹ پیسے کتنے میں ₹30,000 ہوئے. دوسرے سال میں 20% جو ہے کمیشن چلا جائے گا. تیسرے سال میں 10% چلا جائے گا. تو بائی دا ٹائم یو بریک ایون 6 سے 7 سال لگیں گے جسٹ ٹو ایکچولی گیٹ بیک. یہ آپ ظلم کیسے ساتھ کر رہے ہو؟ جو کہ پینشنر ہے, جو کہ ویڈو ہے, یا جو کہ ولنریبل ہے. ہم نے کچھ دیر پہلے بینکنگ سٹاف کے ایکسٹریم ورک پریشر کا ذکر کیا, لیکن یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے بینکنگ سٹاف کا ہی استحصال ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا بینکس میں بہت خیال رکھا جاتا ہے, جیسے پریزیڈنٹس وغیرہ. HBL اپنے پریزیڈنٹ کو 80 کروڑ, میزان بینک 41 کروڑ, الفلاح 37 کروڑ, فیصل بینک 33 کروڑ اور بینک الحبیب اپنے پریزیڈنٹ کو 24 کروڑ روپے تنخواہ دیتا ہے. اور جس طرح کے پروفٹس یہ حضرات بینکس کو کما کر دے رہے ہیں, ان کا خیال رکھنا بھی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں بتائیے گا. چلیں جی, اب بات کرتے ہیں ڈاکیومنٹری کے سب سے اہم حصے کے بارے میں, اور اسلامک بینکس دی سولوشن. ہمارا تو بھائی ایک اصول ہے, فالو دی منی, اور اسلامک بینکس کو سمجھنے کے لیے ہم نے نظر ڈالی پاکستان کے سب سے بڑے اسلامک بینک یعنی میزان بینک پر. کیا سٹوری ہے اس بینک کی. کچھ لوگ تو کہتے ہیں میزان نے ڈالر ٹرمز میں بھی اپنے شیئر ہولڈرز کو ایپل سے بھی بہتر ریٹرنز دیے ہیں. چلیں ان کے فائنینشلز پر ایک نظر ڈالتے ہیں. یہ ہے میزان کا پچھلے 4 سال کا میزانیہ. ناقابل یقین ترقی اور منافع. 4 گنا اضافے کے ساتھ 2024 میں منافع 100 ارب روپے سے بھی بڑھ گیا, جو پاکستان کے کسی بھی دوسرے بینک سے زیادہ تھا. لیکن ڈپازٹس کے لحاظ سے تو سب سے بڑے بینکس UBL اور HBL ہیں, اور ان کا منافع بھی میزان سے کم ہے. تو پھر میزان بینک HBL سے آدھے ڈپازٹس رکھ کر اس سے ڈبل منافع کیسے کما رہا ہے؟ بیچ میں جب ریٹس بہت زیادہ بڑھ گئے تھے, انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے تھے, تو بینکس نے کیا کرا تھا کہ اپنے جو اکاؤنٹس اسلامک بینک میں کنورٹ کرنے شروع کر دیے تھے. اس سے کیا ہوا تھا کہ جی جو سیونگ ریٹ کا جو ڈپازٹ تھا وہ پہلے لنکڈ ہوتا تھا انٹرسٹ ریٹ, جو نے بولا اسلامک میں وہ نہیں ہے. میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں فرحان بھائی جو برانچ میں گئے ہیں, انہوں نے بولا کہ جی ہمارا, کہہ رہے نہیں آپ کو تو اکاؤنٹ اسلامک ہو گیا. بھائی کیوں ہو گیا, کیسے ہو گیا, کس سے پوچھا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ایک ڈرامہ لگا ہوا. اور ایسا اس لیے ہو رہا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے اکاؤنٹ ہولڈرز کی پروٹیکشن کے لیے کم سے کم ڈپازٹ ریٹ کی جو ریکوائرمنٹ کنونشنل بینکس پر لگائی ہوئی تھی, اسلامک بینکس اس سے آزاد تھے. اسلامک بینکس کو یہ چھوٹ اس لیے دی گئی تھی کہ وہ ابھی مارکیٹ میں نئے تھے اور اسٹیٹ بینک انہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا. لیکن پھر اسلامک بینکس کے ریکارڈ پروفٹس دیکھ کر نومبر 2024 میں اپنی منیمم ڈپازٹ ریٹ ریکوائرمنٹس میں تبدیلی کر دی گئی. اب اسلامک بینکس پر بھی کم سے کم ڈپازٹ ریٹ کی شرط لگا دی گئی. لیکن ہم تو اسلامک بینکس کو اس ایکسپلائٹو بینکنگ سسٹم کا توڑ سمجھتے تھے, اپنا مسیحا سمجھتے تھے. یہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی سوال پوچھنے کے لیے ہم بابا اسلامک بینکنگ مفتی تقی عثمانی کے دارالعلوم کورنگی پہنچ گئے. دیکھیں یہ جو اسلامک بینک میں بندہ بیٹھے ہوئے نا, بندے جو بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آئے کہاں سے, یہ آئے کہاں سے, یہ بھی یہیں سے آئے ہیں, کنونشن سے آئے نا, ٹھیک ہے. اب جب وہ سوچ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی ہے, اگر آپ کنونشنل میں پیسے رکھوائیں نا آپ کو ریٹ زیادہ ملتا ہے, پروفٹ زیادہ ملتا ہے, اور ایک اسلامک میں پیسے رکھوائیں تو پیسے کم ملتے ہیں. اب اس پر کوشش جاری ہے. اصل ہے مرغی کا فرق.
مرغی کو ذبح کر دیا بسم اللہ پڑھ کے, لا الہ الا اللہ پڑھ کے, اب وہ حلال ہو گئی. ہوتا یہ ہے کہ بیوٹیفلی جو ڈپازیٹر کا جو پروفٹ ہے وہ شیئر ہولڈر کا پروفٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ کر کے اگر آپ کام کریں گے تو ڈپازیٹر کا پروفٹ شیئر ہولڈر کا پروفٹ بن جائے گا. بات کچھ کلیئر نہیں ہو رہی تھی. ہم نے تھوڑا اور زور دیا تو مفتی صاحب نے ایک بڑی دلچسپ مثال دی. وہ عورت جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے, جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے, شرعاً حرام ہے, اور آپ کے صرف قبول کرنے سے, وہ لکھا ہوا بھی ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, بس قبول کر لیا, اب وہ عورت آپ کے لیے حلال بھی ہو گئی, آپ کے ساتھ جائز تعلقات بھی آپ کے ساتھ ہو گئے, آپ کی ساری خواہشات اور جو ڈیزائرز ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہیں جو شریعت کے مطابق ہوں. تو اب آپ نے وہ لیونگ سسٹم میں اور اس میں کیا ایک فرق مجھے بتا دیں, کیا فرق؟ فرق یہ ہے کہ یہاں پر قبول کیا تو یہاں پہ بھی ایسی ہے. اگر کوئی اعتراض کرے کہ مولوی بینک میں کیا کرتے ہیں, میں ان کو بولوں گا وہ نکاح پڑھاتے ہیں ٹرانزیکشن سے. ہاں کلیئر ہوگی بات, بہت ہی آسان ہوگی بات. وہ بھائی نکاح کرانے جاتے ہو. مفتی صاحب تو ہنستے کھیلتے یہ مثال دے گئے, لیکن یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے. نکاح صرف ایک ایجاب و قبول کا نام نہیں, قرآن اسے میثاقاً غلیظہ یا پھر ایک بھاری معاہدہ قرار دیتا ہے. نکاح کے بعد میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور فرائض ہوتے ہیں, نان نفقہ, بچوں کی دیکھ بھال, حق مہر, اور پھر طلاق اور عدت کے الگ مسائل. شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو اس کی وراثت سے 12% حصہ بھی ملتا ہے. ان تمام حقوق اور فرائض کے بغیر جو نکاح صرف جسمانی تسکین کے لیے کیا جاتا ہے اسے نکاح متع کہتے ہیں, اور چاروں بڑے امام اس نکاح کو حرام سمجھتے ہیں. 2008 میں ہم سب نے ایک عجیب تماشا دیکھا. امریکہ کے چند بڑے بڑے بینکوں کی لالچ نے پوری دنیا کی اکانومیز کو داؤ پر لگا دیا. اسٹاک مارکیٹس بیٹھ گئیں, تیل کی قیمتیں $150 سے $30 پر آ گئیں. لیکن حکومتوں نے اس پورے کرائسس کے ذمہ دار بینکوں کو سزائیں نہیں دیں, بلکہ بیل آؤٹ پیکیجز دینے کا اعلان کر دیا, یہ کہہ کر کہ دے آر ٹو بگ ٹو فیل. لوگ بے روزگار ہو رہے تھے, ان کے گھر ان سے چھینے جا رہے تھے, ہر طرف پریشانی اور مایوسی تھی. اور پھر اسی اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن پھوٹی. ساتوشی ناکاموتو نامی ایک پراسرار شخص نے انٹرنیٹ پر ایک وائٹ پیپر ریلیز کیا جو منشور تھا ایک نئے فائنینشیل ورلڈ آرڈر کا. اس نے بتایا کہ بینکس کی دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. اس نے سمجھایا کہ مسئلہ صرف لالچ کا نہیں, لیک آف ٹرانسپیرنسی اور سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی کا ہے. لیکن اس نے صرف مسائل نہیں بتائے, سولوشن بھی دیا, اور اس سولوشن کا نام رکھا بٹ کوائن. یہ ایک پبلک لیجر یا کھاتا تھا جسے ہر کوئی دیکھ اور جانچ سکے. اس نے یہ بھی بتا دیا کہ یہاں فیٹ کرنسی والا سین نہیں ہوگا کہ امریکہ جتنے چاہے ڈالرز چھاپتا رہے, اور پھر بٹ کوائنز کی تعداد 21 ملین پر لاک کر دی. جہاں بینک کہتے تھے ہم پر بھروسہ کرو, وہیں بٹ کوائن نے کہا بھروسہ مت کرو, خود تصدیق کرو. اور پھر بٹ کوائن کے ساتھ بھی وہی ہوا جو گاندھی نے کہا تھا, فرسٹ دے اگنور یو, then they laugh at you, then they fight you, then you win. 2010 میں امریکہ کے ایک پروگرامر نے 10,000 بٹ کوائنز دے کر پاپا جونز کے 2 پیزا آرڈر کیے جن کی قیمت اس وقت $40 تھی, یعنی $4 کے 1000 بٹ کوائن. آج بٹ کوائن کی مالیت $70,000 ہو چکی ہے. اور آج وہی ادارے جنہیں ختم کرنے کے لیے بٹ کوائن آیا تھا, ریلیونٹ رہنے کے لیے کرپٹو کرنسی اور بلاک چین کو دیوانوں کی طرح گلے لگا رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت کرپٹو کرنسی پر آفیشلی تو پابندی ہے, لیکن اس کے باوجود 2 سے 3 کروڑ پاکستانیوں کے پاس کرپٹو اکاؤنٹس ہیں. 1 منٹ رکیے, دوبارہ سمجھیں. 78 سال کام کرنے کے بعد بینکس کے پاس 9 کروڑ اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں 4.5 لاکھ اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں, اور صرف چند سالوں میں کرپٹو کرنسی کے 3 کروڑ اکاؤنٹس. یہ ایک نمبر نہیں, ایک اعلان ہے, ایک بغاوت ہے. اور یہ صرف بینکاری کی حد تک لمیٹڈ نہیں. نئی نسل پرانے پاکستان کی ہر چیز پر سوال اٹھا رہی ہے, چاہے وہ سیاست ہو, صحافت ہو یا پھر عدالت. لیکن میں بتاؤں اس میں نیا کچھ نہیں. یہ تو اقبال 100 سال پہلے بتا گئے تھے, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے, ساز بدلے گئے. یہ بالکل ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں بینکس اپنی موجودہ شکل میں قائم نہ رہیں, لیکن در حقیقت بینک کسی بلڈنگ یا لاکر کا نہیں بلکہ اعتماد اور اعتبار کا نام ہے. اور جہاں یہ دونوں چیزیں ہوں گی, پیسہ وہیں بہنا شروع ہو جائے گا.